हेलो गाइस, आज का जो हमारा सी प्लस प्लस का टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में बेसिकली वो होते हैं जो कि हम अपने कोड को डिक्टेट करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि अब अगर कोई कंडीशन आएगी तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास जो कोड का ब्लॉक ए है वो रन होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास जो कोड का ब्लॉक भी है वो रन होगा। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ लूपिंग कंडीशंस भी आती हैं और ब्रांचिंग कंडीशंस भी आती हैं जो कि हमारे एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है। तो हम अगर देख लें इसको तो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 3 टाइप्स आती हैं: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर को। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो एक के बाद एक ही एग्जीक्यूट होती जाएंगी जैसे ही हमने उन्हें कोड में लिखा हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अगर इसको डायग्राम से समझे तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें यहाँ से कंट्रोल की एंट्री हुई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड एक्शन 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक्शन 1 परफॉर्म होगा। उसके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास साथ ही एक्शन 2 पड़ा है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीरीज़ में आते हुए एक्शन 3 को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है। हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर के एज एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारे पास ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। जब कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा तो सबसे पहले ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी और हेलो वियतनाम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके प्रिंट होने के बाद हमारे पास दूसरा कोड आएगा, वो हेलो इराक प्रिंट कर देगा। थर्ड पे हमारे पास हेलो अमेरिका और फोर्थ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करके प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर देगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर है जिसमें कोई हमने एज सच कंडीशन नहीं दी हुई, ना ही कोई लूप वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बात करें तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास एक डिसीजन लेगा और फिर उस डिसीजन की बेस पे वो अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो हमारे पास कंट्रोल आया है इस फंक्शन में और यहाँ पे वो एक डिसीजन लेगा। डायमंड शेप से हम फ्लोर डायग्राम्स में डिसीजन मेकिंग या फिर कोई कंडीशन जहाँ पे हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन होगी और अगर वो कंडीशन एक्शन 1 को सेटिस्फाई करती है तो वो एक्शन 1 परफॉर्म करेगा, और अगर वो कंडीशन एक्शन 2 को सेटिस्फाई करती है तो एक्शन 2 परफॉर्म करते हुए यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर, और स्विच स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। अगर यहाँ पे हम लूपिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो लूपिंग स्ट्रक्चर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम से अगर देखें कि एक हमारे पास कंट्रोल है वो लूप में एंटर हुआ है। लूप में एंटर होकर वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर वो ट्रू करता है यानी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एक्शन 1 परफॉर्म करते हुए उस लूप को बार बार चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो फॉल्स हो गए एक्शन 2 परफॉर्म करेगा और अपने प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाएगा। तो इसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। हम यहाँ पे अगर इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लूप्स आते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप आते हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लूपिंग स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमारे पास एक कंप्यूटर के प्रोग्राम में मूव करने के लिए हम यूज़ होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रेक होता है, केस, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू एल्स, फॉर, गो टू, रिटर्न, स्विच और वाइल। तो इन सब के मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। तो इन सब को बारी बारी हम जब कंपाइलर में जाके इनको परफॉर्म करेंगे तो हम बारी बारी इन सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहे हैं उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास उस वक्त आता है जब कोई कंडीशन हमें ट्रू दिखानी हो, यानी कि जब तक वो कंडीशन हमारे पास ट्रू आती रहेगी वो हमारे पास प्रोग्राम या लाइन ऑफ कोड वो हमारे पास चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल हमारा उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हुए एंड हो जाएगा। जैसे अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो हमारे पास इफ़ कंडीशन आती है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ़ के अंदर ग्रेड है वो 60 से बड़े हैं, तो हमारे पास ग्रेड एक वेरिएबल है। जैसे जब तक हमारे पास ग्रेड 60 से बड़े होंगे तब तक हमारे पास प्रिंट में पास लिख के आता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास ग्रेड 60 से कम होंगे उसी वक्त हमारे पास कंट्रोल इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर वो हमारे पास ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इफ़ का तो सेम ही रहेगा,
इफ़ के फ़ौरन बाद हमारे पास यहाँ पे एल्स आ जाएगा और एल्स के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एल्स के साथ हम कोई भी कंडीशन नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इफ़ जो है वो ऑलरेडी फॉल्स हो गया है, तो हमारे पास लास्ट वन एल्स वाली ट्रू ही होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेड है वो 60 से बड़ी है, 60 के इक्वल है, तो हमारे पास प्रिंट में पास आ जाएगा। लेकिन अगर 60 से छोटा है यानी कि 59 है या उससे छोटा है, तो हमारे पास प्रिंट में आ जाएगा फेल्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफ एल्स नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसके अंदर मज़ीद हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं। ये हमारे पास इफ एल्स नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। एज अ फ्लो चार्ट हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो स्टार्ट हुआ है, उसके पास दो कंडीशंस आई हैं, इफ़ और एल्स। तो अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यानी कि ट्रू है पहली वाली, तो वो कंडीशन 2 में चला जाएगा। अगर वो कंडीशन 2 में देखेगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो पहली बार में ही दूसरी साइड पे चला जाता है, तो वो कंडीशन 3 को देखेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तो वो स्टेटमेंट 3 और 4 में से चूज़ करके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स नेस्टेड की एक एग्जांपल है। हम कंपाइलर में करके इनको देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जो कि एक मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर हम एक कंडीशन एंटर करते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स में से कोई भी एक कंडीशन को मैच करते हुए उसको पिक कर लेगा। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ये एक स्विच है। स्विच के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस होते हैं और जो लास्ट केस के बाद एक हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट, वो होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट की, और ये हमने लास्ट में एंटर करनी होती है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो हम डिफ़ॉल्ट वाली को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम कंपाइलर में करके देखेंगे, वन बाय वन इन सब के कोड को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स और स्विच के कोड्स को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल इसके इंक्लूड कर लेता हूँ। इसके बाद मेन फंक्शन में मैं इफ़ का कोड लिखूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट एज, और यहाँ पे हम यूज़र से उसका इनपुट ले लेते हैं एज का। तो हम देखना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो यूज़र की एज है वो 18 से ज़्यादा है तो वो एक अडल्ट है, लेकिन अगर 18 से कम है तो वो एक माइनर है। तो यहाँ पे अब सिंपली सबसे पहले करके देख लेते हैं कि उसकी एज 18 से बड़ी है या नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ और एक कंडीशन देंगे कि हमारे पास जो एज है वो 18 से बड़ी है या 18 है, तो हमारे पास रिटर्न कर दो सी आउट यू आर एन अडल्ट, और यहाँ पे इसका टर्मिनेटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कि एक एज नाम का वेरिएबल लिया है और हमने यूज़र से उसकी इनपुट ली है कि एज हमें यूज़र बताए, और यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया कि हमारे पास एज है वो 18 से बड़ी हो या 18 हो, तो हमें रिटर्न में क्या आ जाए, यू आर एन अडल्ट। तो यहाँ पे हम अब इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल 19 दे देते हैं, तो हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा यू आर एन अडल्ट। लेकिन अगर हम इसी को दोबारा रन करके देखें तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर देता हूँ 12, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसका एल्स में दिया ही कुछ नहीं है। यहाँ पे एल्स वाली स्टेटमेंट है ही नहीं कि अगर 18 के अलावा या 18 से बड़ी के अलावा कोई भी अगर हम वैल्यू देते हैं तो वो क्या हमें रिटर्न करे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स और यहाँ पे लिख देंगे सी आउट यू आर अ माइनर। अब हम इसको रन करके देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले एंटर कर देते हैं 20, तो वो हमें दे देगा यू आर एन अडल्ट। लेकिन अगर हम यहीं पे एंटर कर दें 11, तो हमें दे देगा यू आर अ माइनर, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो 11 जो है 18 से छोटा है, तो ये हमारे पास इफ़ एल्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ एल्स इफ़। हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सेम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे।
कि हमारे पास इफ़ हमारे पास जो एज है वो 18 से छोटी हो तो हमें क्या आ जाए रिटर्न में, सी आउट यू आर अ माइनर। ठीक है, इसके बाद हम दे देंगे एल्स इफ़, कि अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम ये वाली कंडीशन रन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दे देंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, या फिर हमारे पास एज जो है वो हमारे पास लेस देन 65 भी हो। यहाँ पे हमने दो कंडीशन पास कर दी हैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास सी आउट में क्या आ जाए, यू आर एन अडल्ट। इसके बाद हम एल्स वाली कंडीशन देंगे कि हमारे पास अगर ऊपर वाली दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहाँ पे हम सी आउट में दे देंगे यू आर अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे हमने इस कोड में क्या किया कि सबसे पहले हमने एज का वेरिएबल लिया, उसमें हमने यूज़र से इनपुट लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो इफ़ है वहाँ पे हमने किया है कि हमारे पास अगर एज 18 से छोटी है तो हम उसको कह देंगे यू आर अ माइनर। लेकिन अगर एज हमारे पास 18 है या हमारे पास एज 65 से छोटी है, कि हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है, तो हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा यू आर एन अडल्ट। इसके बाद अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि 65 से ज़्यादा एज है, तो हमारे पास हेल्स में आ जाएगा सी आउट यू आर अ सीनियर सिटीज़न। तो यहाँ पे हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, कि यहाँ पे हम पहले लिख देंगे सी आउट एंटर एज, तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगी जिसमें हमें ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करें, तो यहाँ पे वो पूछेगा हमारे पास एंटर एज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ एज 17, तो वो हमें रिटर्न कर देगा यू आर अ माइनर। लेकिन अगर हम कोड को दोबारा रन करें और यहाँ पे हम पास करें 64, तो वो हमें दे देगा यू आर एन अडल्ट। लेकिन अगर हम सेम कोड में 65 से ज़्यादा की एज एंटर करके देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 100, तो हमारे पास आ जाएगा यू आर अ सीनियर सिटीज़न। तो ये हमारे पास आ जाता है कि एक नेस्ट इफ़ एल्स की कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स में। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है, वो नंबर्स के बेस पे हमें ग्रेड्स असाइन करेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इंट ग्रेड या इंट मार्क्स कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, हम इसकी इनपुट भी यूज़र से ही लेंगे कि वो हमें मार्क्स की इनपुट यहाँ पे दे दे। हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट एंटर मार्क्स। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास ए ग्रेड पे, जो हमारे पास ए ग्रेड है वो हमारे पास आएगा 60 मार्क्स पे, बी ग्रेड हमारे पास आएगा 50 मार्क्स पे, सी ग्रेड हमारे पास आएगा 40, डी हमारे पास 30, और 30 से जो लेस होंगे उनके थर्ड लेस देन, जो हमारे पास एफ ग्रेड होगा वो 30 से लेस होने पे आएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास इफ़ कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन देंगे कि हमारे पास जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं तो हमारे पास सी आउट में दे दो
ग्रेड ए। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेड ए नहीं आता तो हम एल्स में दे देंगे एल्स इफ़ जो है हमारे पास ग्रेड या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हैं तो हमारे पास सी आउट में दे दो ग्रेड बी, जैसा कि हमने वहाँ पर डिफाइन किया था इसको। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो हम यहाँ पे एल्स इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तुमने 40 पे सी ग्रेड डिफाइन किया तो यहाँ पे कह देंगे सी आउट ग्रेड सी। बाकी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट होगी हम यहाँ पे सिंपली ये कर देंगे कि सी आउट ग्रेड एफ, क्योंकि जब मार्क्स 30 से ही लेस हो जाएंगे कि लास्ट कंडीशन जो हमारे पास है मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, तो जब नेक्स्ट कंडीशन होगी ज़ाहिरी बात है वो यही डिफाइन कर रही है कि वो 30 से मार्क्स कम ही हैं तभी कोई ग्रेड उसे असाइन नहीं हुआ, तो हमें एफ ग्रेड यहाँ पे रिटर्न में दे देगा। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स को। तो यहाँ पे हम मार्क्स को देख लेते हैं कि हम मार्क्स सबसे पहले एंटर कर देते हैं 55, तो हमारे पास ग्रेड बी आ गया है, जो कि हमने डिफ़ाइन किया था कि जब मार्क्स 50 या उससे बड़े होंगे तो हमारे पास ग्रेड बी आ जाए। इसी तरह हम दोबारा इसको रन करके देखें तो हम इसको इस बार 30 से कम यानी कि 29 एंटर करके देखेंगे। 29 यहाँ पर मैं एंटर करता तो हमारे पास ग्रेड एफ आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास लास्ट कंडीशन ये है कि जब मार्क्स 30 से कम है तो ग्रेड ऑटोमेटिकली एफ हमारे पास असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिंपल इफ़ एल्स की एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम स्विच स्टेटमेंट की हम एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू एक दफ़ा ले लें कि एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ़ डेज़ को देखेंगे, यानी कि नंबर वीक में टोटल हमारे पास 7 दिन होते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँ तो मेरे पास मंडे रिटर्न में आए, मैं 2 प्रेस करूँ तो मेरे पास ट्यूसडे रिटर्न में आए, इसी तरह जब मैं 7 प्रेस करूँ तो मेरे पास संडे रिटर्न में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 7 लिख भी देता हूँ। तो एक स्विच स्टेटमेंट को मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि 1 प्रेस करने पे हमारे पास मंडे या जो भी आ जाए। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इंट डे। ठीक है, इसकी इनपुट भी मैं यूज़र से ही लूँगा। अब यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट का हम लिखते हैं स्विच, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा डे को। तो यहाँ पे हम डे का वेरिएबल जो है वो पास कर देंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस बनाएंगे। तो चूँकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 केसेस में यहाँ पे बना दूँगा केस 1 कि केस 1 इस तरह से कि जब मेरे पास जब इनपुट आए, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1 पे मैं इनपुट 1 पास करता हूँ तो मेरे पास जब स्विच के अंदर 1 वाला जो केस होगा वही एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ केस 1 के बाद कॉलन और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सी आउट मंडे \n ताकि न्यू लाइन पे चला जाए और सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा ब्रेक स्टेटमेंट से ये होगा कि यहाँ पे इनपुट पे फॉर एग्जांपल मैंने 1 एंटर किया है तो डे की वैल्यू अब क्या होगी है 1 हो गई है। तो यहाँ पे जब डे की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्विच देखेगा कि मेरे पास जो 1 वाला केस है
जिस पे कोई भी 1 लगा हुआ है तो वो उसके इसके पास आएगा। जैसे हमारे पास ये केस है, मैंने इसको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब वो 1 वाले को चेक करेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक वाली स्टेटमेंट को रन कर देगा। तो स्विच वाला पूरा प्रोग्राम हमारे पास वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख लेते तो मेरे पास केस 2 आ जाता है। जब मैं 2 लिखूँगा वैल्यू वहाँ पे, तो मेरे पास सी आउट में आ जाएगा ट्यूसडे, और यहाँ पे मैं इसकी ब्रेक स्टेटमेंट पास कर दूंगा। तो यहाँ पे पूरा कोड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डे का एक वेरिएबल, सबसे पहले हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास डे का एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, हम सी आउट में आएंगे, वो हमारे पास रिटर्न करेगा एंटर डे। हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूज़र से कि हमारे पास डे की जो वैल्यू है वो हमें बता दो कि हमने क्या लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे डे के वेरिएबल की जब वैल्यू हमारे पास आएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 दे देता हूँ। ठीक है, जब 5 एंटर किया तो हमारे पास डे की जो न्यू वैल्यू है वो हमारे पास 5 आ गई है। स्विच के पास हमारी जो न्यू वैल्यू है डे की वो 5 है। अब स्विच चेक करेगा कि मेरे पास कौन सा ऐसा केस है जो 5 है, तो वो केस 5 पे आएगा, इस केस पे, और यहाँ पे आके उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको रन कर देगा। उस स्टेटमेंट को रन करने के बाद जब नेक्स्ट देखेगा लास्ट स्टेटमेंट ब्रेक की है, तो ब्रेक को रन करते ही वो पूरा स्विच से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 या 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट का रन हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे 1 से 7 के केस में कोई भी उसका करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट का रन होगा और यहाँ पे वो दे देगा इनवैलिड डे। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एंटर डे पे आऊँगा, एंटर डे पे मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ तो मेरे पास सैटरडे की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास केस 6 में क्या चीज़ है, सैटरडे। और उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट है तो उसने उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू एंटर करें तो क्या होगा। अब यहाँ पे एंटर डे है, मैं यहाँ पे 8 एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट वाला है ये वाला, ये रन हो जाएगा। ये रन होने के बाद इनवैलिड डे वो रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको हमने स्टेटमेंट जो दी है वो इनवैलिड डे की है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफ़ एल्स और स्विच। ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।